देखिए आज के इस वीडियो में अपन देखेंगे एक्टिव रिकवरी वोल्टेज पे पावर फैक्टर का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका था एक्टिव रिकवरी वोल्टेज के बारे में पूरा। जिसने नहीं देखा हो उसको ये यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखो अपना ये सिस्टम वोल्टेज है, ठीक है, और ये अपना फॉल्ट करंट है। ठीक है, फॉल्ट करंट आके एक पॉइंट पे इंटरप्ट होता है, ठीक है, और उस इंस्टेंट पे जहाँ पे फॉल्ट करंट इंटरप्ट हो रहा है वहाँ पे सिस्टम वोल्टेज कितना है उसको ही अपन बोलते हैं एक्टिव रिकवरी वोल्टेज। सिंपल सा एक्टिव रिकवरी वोल्टेज की डेफिनेशन क्या है? फॉल्ट सिस्टम वोल्टेज एट द इंस्टेंट ऑफ आर्क इंटरप्शन। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा एक्टिव रिकवरी वोल्टेज क्या होता है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ एक्टिव रिकवरी वोल्टेज का फॉर्मूला ये होता है, आपको सबको पता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, यहाँ पे जो फाई है अपना, ठीक है ना, फाई जो है वो क्या है? पावर फैक्टर एंगल ऑफ फॉल्ट करंट। ठीक है, पावर फैक्टर एंगल ऑफ फॉल्ट करंट, या मैं इसको और थोड़ा सा आपको आसान करने के लिए बोलूँ, एंगल बिटवीन सिस्टम वोल्टेज एंड फॉल्ट करंट। जो सिस्टम वोल्टेज और फॉल्ट करंट के बीच में जो एंगल है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर एंगल। ठीक है, वो यहाँ पे देख लो आप, ये सिस्टम वोल्टेज है और ये अपना फॉल्ट करंट है, इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है ना, ये अपना क्या है? पावर फैक्टर एंगल। ठीक है, अब अपन को देखना है भैया एक्टिव रिकवरी वोल्टेज और पावर फैक्टर के बीच में रिलेशन। ठीक है ना, अपन फाई के साथ रिलेशन, पावर फैक्टर एंगल के साथ रिलेशन नहीं देखना चाहते हैं एक्टिव रिकवरी वोल्टेज का, अपन रिलेशन देखना चाहते हैं एक्टिव रिकवरी वोल्टेज का पावर फैक्टर के साथ, मतलब कॉस फाई के साथ। तो वीडियो शुरू करने से मैं आप ये समझाने से पहले ही मैं आपको ये बता दूं कि भैया जो एक्टिव रिकवरी वोल्टेज होता है ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? पावर फैक्टर के। अभी अपन देखेंगे कि कैसे, और डिफरेंट डिफरेंट केस करेंगे और उससे रिलेटेड चीज़ें भी देखेंगे जो एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो अपन ये रिलेशन देखने से पहले शुरू करते हैं, मतलब ये रिलेशन देखने के लिए शुरू करते हैं सबसे पहले यूनिटी पावर फैक्टर के लिए। यूनिटी पावर फैक्टर मतलब जब कॉस फाई की वैल्यू 1 हो, और कॉस फाई की वैल्यू 1 कब होगी? जब फाई की वैल्यू कितनी हो? 0 हो रही हो। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखी है। पावर फैक्टर यूनिटी का मतलब ये है कि बोथ द वोल्टेज एंड फॉल्ट करंट आर इन सेम फेज। जो वोल्टेज और जो फॉल्ट करंट है वो किसमें? सेम फेज, दोनों के बीच में फेस एंगल कितना है? 0 डिग्री। इस चीज़ को मैं एक तरीके से और बोल सकता हूँ आर जीरो एट द सेम इंस्टेंट, मतलब वोल्टेज एंड फॉल्ट करंट आर जीरो एट द सेम इंस्टेंट। देखो इस चीज़ को यहाँ से बता देता हूँ, ये अपना सिस्टम वोल्टेज है और ये अपना क्या है? फॉल्ट करंट। देखो ये दोनों सेम इंस्टेंट पे कितने हैं? 0 है। तो इसका मतलब ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, वो कितनी है? सेम फेस में है, मतलब इन दोनों के बीच में जो फेस डिफरेंस है ना, वो कितना है? 0। ठीक है, और पावर फैक्टर कितना हो जाएगा? यूनिटी। देखो अगर डिफरेंट फेस होता ना तो कुछ ऐसा सा डायग्राम बनता, पहले सिस्टम वोल्टेज तो 0 से शुरू हो जाता, ठीक है, लेकिन जो फॉल्ट करंट होता ना वो 0 से ना शुरू होकर कोई नेगेटिव वैल्यू से शुरू होता। तो यहाँ पे जो सिस्टम वोल्टेज और फॉल्ट करंट है ना, वो सेम फेस में ना होते। इसका सिंपल सा ये वाला मतलब है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। मैं अब आपको बताने वाला हूँ पावर फैक्टर यूनिटी होगी तब एक्टिव रिकवरी वोल्टेज अपना क्या होगा। तो सबसे पहले तो अपन देखेंगे फॉर्मूले से, उसके बाद देखेंगे अपन ग्राफिकली से कि जो अपन पढ़ रहे हैं वो क्या सच में ग्राफिकली भी बात सही आ रही है क्या। तो देखो पावर फैक्टर 1 था, इसका मतलब पावर फैक्टर एंगल कितना होगा अपना? 0 डिग्री। और जब पावर फैक्टर एंगल 0 डिग्री होगा तो इसको अपन एक्टिव रिकवरी वोल्टेज के फॉर्मूले में रखेंगे फाई की जगह। तो अपन को पता है साइन 0 0 आने वाला है, इसका मतलब एक्टिव रिकवरी वोल्टेज कितना आने वाला है? 0। ठीक है, यहाँ पे देख लो एक्टिव रिकवरी वोल्टेज की वैल्यू क्या आने वाली है? 0 आने वाली है। मतलब मैं बोल सकता हूँ यहाँ से इस वाले ग्राफ को देख के मिनिमम आने वाली है। मैक्सिमम वैल्यू तो यहाँ तक पहुँच सकती है एक्टिव रिकवरी वोल्टेज की, क्योंकि सिस्टम अपना साइनोसोडियल था, तो मैक्सिमम वैल्यू यही अटेन करेगी। तो सिंपल सी मैं ये बात बोल सकता हूँ कि जब पावर फैक्टर 1 था तो एक्टिव रिकवरी वोल्टेज कितना था? 0 था। फिर से बोल देता हूँ, जब पावर फैक्टर 1 था तब एक्टिव रिकवरी वोल्टेज कितना था? 0। पावर फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, इसलिए मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि जब पावर फैक्टर मैक्सिमम था तो एक्टिव रिकवरी वोल्टेज कितना था? मिनिमम। तो यहाँ से अपन एक रिलेशन यहाँ से भी सेट कर रहे हैं कि पावर फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव रिकवरी वोल्टेज। एक चीज़ मैक्सिमम तो दूसरी चीज़ मिनिमम। ठीक है, अब इस चीज़ को अपन ग्राफिकली देखते हैं। ठीक है, जो अपन ने डेफिनेशन पढ़ी उससे देखने की बात करते हैं। देखो सबसे पहले ये नीले कलर में जो डॉटेड लाइन है ये अपना क्या है? सिस्टम वोल्टेज, और रेड कलर में अपना फॉल्ट करंट। दोनों सेम इंस्टेंट 0 से शुरू हो रहे हैं, मतलब दोनों में फेज डिफरेंस कितना है? 0 डिग्री। फेज डिफरेंस 0 डिग्री है तो पावर फैक्टर कितना है? 1। ठीक है, पावर फैक्टर 1 है। अब अपन आते हैं अपने एक्टिव रिकवरी वोल्टेज पे। ये अपना इंस्टेंट था जहाँ पे आर्क इंटरप्ट करी थी। अब इस इंस्टेंट पे अपना सिस्टम वोल्टेज कितना है? सिस्टम वोल्टेज भैया 0 ही है। ये नीली कलर की लाइन देख लो ना, यहाँ पे आके 0 आ रही है, तो वही तो अपना क्या है? एक्टिव रिकवरी वोल्टेज। सिस्टम वोल्टेज एट द इंस्टेंट ऑफ आर्क इंटरप्शन। तो वहाँ पे अपना एक्टिव रिकवरी वोल्टेज कितना है? 0। यहाँ से भी आपने देख लिया। ठीक है, तो अपन यहाँ से भी बोल सकते हैं कि जब कॉस फाई 1 था, ठीक है ना, पावर फैक्टर 1 था,
यहीं से देख लो, पावर फैक्टर 1 था तो एक्टिव रिकवरी वोल्टेज 0, और यही चीज़ मैंने लिखी है, जब ये मैक्सिमम पावर फैक्टर तो एक्टिव रिकवरी वोल्टेज मिनिमम, और यही रिलेशन अपन ने यहाँ पे लिख दिया। अब मेरी बात सुनो, अपनी ट्रांसमिशन जो सिस्टम होता है, अपना पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो रजिस्टिव तो कतई नहीं होता भैया। सबसे पहले बात तो आपको यही बात करनी है, उसमें इंडक्टेंस होती है बहुत ही ज़्यादा, जो डोमिनेंट होती है इंडक्टेंस, ठीक है ना। तो अपन पावर फैक्टर की बात करेंगे अदर देन यूनिटी। अपन ने भैया रजिस्टिव नेटवर्क के लिए तो देख लिया, लेकिन अपना जो प्रैक्टिकल नेटवर्क है वो तो इंडक्टिव है, ठीक है, जो मेनली है वो इंडक्टिव है, या फिर मैं बोल दूँ इंडक्टिव भी ना बोलो तो बोल दो रिएक्टिव है, ठीक है। तो अपन को अदर पावर फैक्टर पे भी इसको चेक करना जरूरी है। तो ठीक है, अपन ने सबसे पहले एक पावर फैक्टर ले लिया, कितना 90 डिग्री का फेस एंगल ले लिया। आपकी बार जो फॉल्ट करंट है और जो सिस्टम वोल्टेज है वो कितना है, उन दोनों में जो फेस डिफरेंस है वो 90 डिग्री है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, मैं इंडक्टिव लोड ले रहा हूँ, तो जो फॉल्ट करंट है ना वो लैग कर रहा है किससे, सिस्टम वोल्टेज से, कितने एंगल से, 90 डिग्री। देखो ये आगे है तो ऐसे मत समझ लेना कि ये फॉल्ट करंट लीड कर रहा है, ये लैग कर रहा है, क्योंकि ये इंडक्टिव है, इसको ऐसे समझो। देखो ये सिस्टम वोल्टेज है, ये 0 से शुरू हो रहा है, ठीक है ना, 0 से शुरू हो रहा है, लेकिन जो अपना फॉल्ट करंट है ना वो यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, मतलब ये 0 से और ये कहीं नेगेटिव वैल्यू से, तो मतलब ये वाला जो फॉल्ट करंट है ना ये यहाँ पे लैग कर रहा है, ठीक है। तो जब फेज डिफरेंस अपना 90 डिग्री है तो अपना पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। चलो ये बात शुरू हो गई, समझ में आ गई कि यहाँ पे पावर फैक्टर 0 है। अब अपना एक्टिव रिकवरी वोल्टेज देख लेते हैं। अपन वापस अपनी वहाँ उस पॉइंट पे आ गए जहाँ पे आर्क इंटरप्ट करी थी। इस पॉइंट पे जो अपना सिस्टम वोल्टेज है वही अपना एक्टिव रिकवरी वोल्टेज है, और देखो ये पीक को छू रहा है, मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको छू रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूँ एक्टिव रिकवरी वोल्टेज की वैल्यू जब पावर फैक्टर 0 था तब क्या थी, मैक्सिमम, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आप यहाँ से भी देख सकते हो, जो मैंने लिख दी, पावर फैक्टर कितना था 0 और एक्टिव रिकवरी वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम आई। इस बात को आप फॉर्मूले से भी क्रॉस चेक कर लो, ये अपना फॉर्मूला है भाई, इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब जाएगी, जब अपन बचपन में फिजिक्स पढ़ते थे तो यही तो करते थे, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मैक्सिमम जाएगी जब साइन फाइव मैक्सिमम होगा। और साइन फाइव मैक्सिमम कब जाता है, जब एंगल फाइव की वैल्यू कितनी हो, 90, और यही केस तो अपन पढ़ रहे हैं, तो पाई/2 रखा तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई ए बी। और मैक्सिमम वैल्यू कब आई, जब पावर फैक्टर 0 था। तो यही तो अपन ने देखा, एक्टिव रिकवरी वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर फैक्टर। इस बात को अपन एक बात से और चेक कर लेते हैं, और इन दोनों में कंपेरिजन भी हो जाएगा कि अदर देन 0 और 90। तो अब की बार अपन ने फेस एंगल ले लिया कितना, 60 डिग्री। फेस एंगल जब 60 डिग्री है तो पावर फैक्टर अपना कितना हो जाएगा, 0.5। जब पावर फैक्टर 0.5 है तो एक्टिव रिकवरी वोल्टेज देख लो, ये आर्क इंटरप्शन का पॉइंट और ये है अपना सिस्टम वोल्टेज। तो देखो ये CD जो है वो अपनी एक्टिव रिकवरी वोल्टेज की वैल्यू आई। अब की बार पहले वाले केस इस वाले केस से कम आई है, ठीक है। अब देखो इनको सामने रख के अपना कंपेयर कर लेते हैं। जब पावर फैक्टर 0 था तो एक्टिव रिकवरी वोल्टेज ज़्यादा था, लेकिन जैसे ही पावर फैक्टर को मैंने बढ़ाया एक्टिव रिकवरी वोल्टेज घट गया। तो यहाँ से भी ये बात प्रूव होती है, और इसकी जो मैथ्स है, जो फॉर्मूले में, वो आप लगा के आप आराम से यहाँ पे देख सकते हो क्या होता है, और उससे भी अपन का यही कंक्लूजन निकलना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ मैंने लिखी है, और उसके बाद एक पॉइंट और लिखा है, ठीक है। देखो ये भी पूछा जाता है एग्जाम में अलग अलग तरीके से। लिखा है कि इट इज़ क्लियर दैट रिएक्टिव शॉर्ट सर्किट इज़ मच मोर डिफिकल्ट टू इंटरप्ट। मतलब सिंपल सा यहाँ पे करंट लिखना भूल गया। इट इज़ क्लियर दैट रिएक्टिव शॉर्ट सर्किट इज़ मच मोर डिफिकल्ट टू इंटरप्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एक्टिव रिकवरी वोल्टेज की वैल्यू थी वो क्या थी, मैक्सिमम, लेकिन रजिस्टिव शॉर्ट सर्किट इंटरप्ट करना आसान है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टिव शॉर्ट सर्किट जो एक्टिव रिकवरी वोल्टेज की वैल्यू क्या थी, मिनिमम थी, ठीक है। तो अपने लिए रिएक्टिव सर्किट में करंट की इंटरप्शन, फॉल्ट की इंटरप्शन क्या है, डिफिकल्ट है, ठीक है, बजाय किसके, रजिस्टिव शॉर्ट सर्किट करंट के। लेकिन अपन को पता ही है, जैसा मैंने बता ही दिया, जो अपना जो पावर सिस्टम है वो वैसे भी प्रैक्टिकली क्या है, प्योरली रिएक्टिव है, ठीक है। तो ये था अपना किसका, एक्टिव रिकवरी वोल्टेज पे पावर फैक्टर के इफेक्ट के बारे में। थैंक यू।